नमस्कार दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले मैंने कोरोना वायरस से लड़ने में टेक्नोलॉजिकल सर्विलांस के उपयोगिता के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में, डेटा प्राइवेसी के बारे में। हम लोग आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पेटीएम जैसे ढेर सारे ऐप्स और कई तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उम्र, फ़ोटो, रिश्तेदार, दोस्त, पसंद, नापसंद इत्यादि डिजिटल दुनिया में दर्ज करते जाते हैं। इस वक्त आप कहाँ हैं, आपके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक कर पता लगाया जा सकता है। आप कहाँ गए थे, किसके साथ थे, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट के पेमेंट को ट्रैक कर पता लगाया जा सकता है कि आपने कहाँ और कितना खर्च किया है। आपके पास बैंक अकाउंट है, उसमें कितने पैसे हैं, मतलब सारी जानकारी किसी न किसी तरह से डिजिटल फॉर्म में सेव है। फेसबुक का इस्तेमाल इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किस तरह से किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका का है। यह एक पॉलिटिकल फर्म है जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 2016 में हायर किया था। फेसबुक ने ऐप के जरिए 5 करोड़ लोगों का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया, जिसका प्रोसेसिंग कर साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का एनालिसिस किया गया। इससे ट्रंप के फेवर में इलेक्शन कैंपेन चलाया गया। सीधे शब्दों में बोलें तो लोगों का माइंड वॉश किया गया। इसका खुलासा 2018 में जब हुआ तो दुनिया भर में तहलका मच गया और डेटा प्राइवेसी की बात होने लगी। फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके द्वारा लाइक और शेयर किए गए हिस्ट्री को देखकर आपके पसंद और नापसंद के हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता है। ऐसा ही यूट्यूब भी करता है। भारत में फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र है, जाहिर है हमारी जनसंख्या भी 135 करोड़ है। अब फर्ज कीजिए कि फेसबुक के जितने सारे यूज़र्स हैं उनके डेटा को एक जगह अगर इकट्ठा कर उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए तो पता चल सकता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी पसंद और नापसंद क्या है, और उसके हिसाब से पॉलिटिकल कैंपेन चलाया जा सकता है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। इसका मतलब है इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट के साथ साथ नेता को भी बेचने के लिए किया जा सकता है। युवाल हरीरी हमारे समय के दार्शनिक विद्वान हैं। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक बेहतरीन लेख लिखा था। मैंने उसी के आधार पर अपनी बात को आसानी से समझाने की कोशिश की है। कोरोना वायरस के कारण इमरजेंसी में ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। इमरजेंसी के वक्त आनन फानन में ऐसे बहुत सारे चीज़ लागू कर दिए जाते हैं जिसको लागू करने के लिए आम दिनों में वर्षों तक विचार विमर्श किया जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है जो कि फुल प्रूफ नहीं है। हमने देखा कि आरोग्य सेतु ऐप जो भारत में लॉन्च किया गया था उसमें कितने फ्लॉ थे, जिसे कि बाद में ठीक किया गया। टेक्नोलॉजी ने पहली बार इसे संभव बना दिया है कि सरकारें अपने हर एक नागरिक को ट्रैक कर सकती हैं। ऐसा 50 साल पहले रसिया की गुप्तचर संस्था केजीबी भी नहीं कर पाती थी। वह अपने 24 करोड़ लोगों पे 24 घंटे निगरानी नहीं रख पाती थी। उन्हें अपने एजेंट्स और विश्लेषकों पर भरोसा करना पड़ता था। मगर आज के समय में सेंसर्स, कैमरेज, आपके ऑनलाइन यूजेस के आधार पर आपको 24 घंटे ट्रैक किया जा सकता है। मैंने इस वीडियो में बताया था कि चीन ने किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कोरोना को नियंत्रित किया है। ऐसे टेक्नोलॉजी चीन तक ही सीमित नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उस तकनीक को लगाने का आदेश दिया है जिसे अब तक सिर्फ आतंकवाद यानी टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। जब संसदीय समिति ने इसकी अनुमति देने से इनकार किया तो नेतन्याहू ने उन्हें दरकिनार करते हुए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर क्लियरेंस दे दी। आप कह सकते हैं इसमें कुछ नया तो नहीं है, पहले भी सरकारें और बड़ी कंपनियां लोगों को मॉनिटर करती थी, ट्रैक करती थी और मैनिपुलेट करती थी। लेकिन अगर आज हम सचेत नहीं हुए तो कोरोना वायरस नाम की यह महामारी इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ऐसी व्यापक निगरानी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है जिसे अब तक हम लोग इनकार करते रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना है
कि अब ओवर द स्किन की बजाय अंडर द स्किन सर्विलियंस की भी परंपरा शुरू हो सकती है। अब तक आपके बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि आप अपने फिंगर से जब स्क्रॉल करते हैं तो किस वेबसाइट्स को देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हैं, मगर अब आपके फिंगर्स से आपके बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को भी मापा जा सकता है। ऐसी कोशिशें सरकारें कर सकती हैं। हम में से कोई भी यह पक्के तौर पर नहीं जानता है कि हम पर सर्विलांस किस तरह से काम कर रही है और आने वाले समय में इसका रूप क्या होगा। 10 साल पहले जो बातें साइंस फिक्शन लगती है, आज वह रियलिटी है, वास्तविकता है। इमेजिन कीजिए कि सरकारों ने आपको यह कह दिया कि एक ब्रेसलेट पहनना ज़रूरी है जो आपके बॉडी टेम्परेचर और हार्ट बीट को मेजर करता रहेगा। आपका यह डेटा एक सेंट्रल सर्वर में जाता रहेगा जहां एक एल्गोरिदम के द्वारा उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। मतलब आपके जानने से पहले हो सकता है कि सरकारें जान जाएं कि आपको क्या समस्या है और उसके हिसाब से आपको एक मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। इस सिस्टम को यह भी पता होगा आप कहाँ गए, किन से मिले। तो कोरोना वायरस या इस तरह की कोई भी जो संक्रामक बीमारी है उसके जो चेन है उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकेगा। इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। सुनकर तो यह काफ़ी अच्छा लगता होगा, है ना। अब इसके खतरे को समझिए। यह एक खौफनाक सर्विलांस राज की शुरुआत करेगा। मसलन एक उदाहरण लेते हैं, अगर मैं जी न्यूज़ की जगह NDTV देखता हूँ तो कुछ हद तक मेरे राजनीतिक विचारों और मेरे व्यक्तित्व के बारे में तो पता ज़रूर लगाया जा सकता है। अब मेरा किसी वीडियो क्लिप को देखने के कारण बॉडी टेम्परेचर या हार्ट बीट में कोई परिवर्तन हो रहा है तो यह पता लगाया जा सकता है कि मुझे किन बातों पर हंसी आती है, गुस्सा आता है या खुशी होती है। अब इमेजिन कीजिए कि ऐसा उत्तर कोरिया में हो रहा है। महान नेता के भाषण सुनने के बाद अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपके गुस्से को सिस्टम ने कैच कर लिया तो आपका क्या हश्र हो सकता है। अगर सरकारों और बड़ी कंपनियों को हमारे डेटा को जुटाने की आज़ादी मिल जाए तो इसके क्या खतरे हैं। वो हमें हमसे बेहतर समझ सकते हैं, हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। वो हमें जो चाहें वो बेचेंगे, चाहे नेता हो या कोई प्रोडक्ट। वैसे भी आज के समय में आप प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ का चलन देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके सोचने के तरीके को तो प्रभावित कर ही रहा है। यह और भी बहुत ही बड़े स्केल में संभव हो पाएगा। जब कोरोना वायरस का संक्रमण का यह दौर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा तो भी सरकारें इस टेक्नोलॉजिकल सर्विलांस को हटाने से इनकार कर सकती हैं। वह यह दलील देंगे कि फिर से यह वायरस रिपीट हो सकता है, जैसे कि अफ्रीका में इबोला फैल रहा है, और भी कई तरह की दलीलें। कुछ देशों ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिल्कुल सही तरीके और पारदर्शी तरीके से किया है। इन देशों ने कोरोना वायरस को रोकने के मामले में मिसाल कायम की है। ये देश है सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया। इन देशों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ तो किया ही, साथ ही साथ लोगों के विजडम पर भी भरोसा किया और अधिक से अधिक टेस्ट करवाए हैं। आप लोगों के ऐच्छिक निर्णय पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो इस तरह की महामारी को रोकना असंभव हो जाएगा। पुलिस के डंडे हमेशा काम नहीं करते हैं। गैर जिम्मेदार नेता यह दलील देंगे कि जनता सही काम करेगी, इसका यकीन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सब चीज़ों पर अपना कंट्रोल वो करना चाहते हैं, अधिनायकवाद का रास्ता अपनाना चाहते हैं। यह फितरत है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पक्के तौर पर करना चाहिए, मगर इससे नागरिकों को ताकत मिलनी चाहिए, न कि सरकारें सर्वशक्तिमान बन जाएं। डेटा का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए। सर्विलांस राज बनाने की जगह लोगों का भरोसा साइंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और मीडिया पर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। डेटा का इस्तेमाल कॉन्शियसली लोगों के निजी फैसले के लिए होने चाहिए, जिससे कि सरकारों की जिम्मेदारी फिक्स की जा सके। याद रखिए, जिस टेक्नोलॉजी से सरकारें आप पर नियंत्रण रखती हैं, आपको
निगरानी में रखा जा सकता है। ठीक उसी तरह से उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आप सरकारों पर नियंत्रण या निगरानी कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी को लेकर भारत में सिविल सोसाइटी में गंभीर चिंता है। इसके लिए सेव योर प्राइवेसी कैंपेन भी चलाया गया था। आप एक वेबसाइट है www.saveourprivacy.in, वहाँ जा सकते हैं। यहाँ भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में टेबल हुआ है। अभी यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एनालिसिस के लिए गई हुई है। इस बिल में भी लोगों के बहुत सारे कंसर्न हैं जो कि वाजिब हैं। इस पर कभी और बात करूँगा। बहुत से लोगों को यह लगता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे बारे में अगर सरकारें जान ही जाएंगी तो क्या होगा। तो मैं उन्हें एक साधारण सी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी रैशनल आदमी यह नहीं चाहेगा कि वह प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ के चक्कर में फंसकर अपने नेता को चुने। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री, फिनेंशियल कंडीशन, अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से की गई बातचीत इत्यादि सार्वजनिक किसी भी तरह से हो। आप इस विषय पर अधिक से अधिक जानकारी जुटाइए, अच्छा रहेगा। 1949 में जॉर्ज ऑरवेल की एक नोवेल थी 1984। इसे पढ़िए, कुछ नया देखने और समझने को ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।